हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग जो है TY BCom में, एंड हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्राइसिंग डिसीजन। सो अभी उसमें आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 6 एंड आज हम पढ़ने वाले हैं मार्किंग के बारे में। कि अभी एक्सपोर्ट में हमने पैकेजिंग के बारे में पढ़ा है, लेबलिंग के बारे में पढ़ा है, ब्रांडिंग वगैरह पढ़ लिया। सो अभी आज हम पढ़ेंगे मार्किंग। ना व्हाट इज़ मार्किंग ऑफ द एक्सपोर्ट गुड्स। अभी एक्सपोर्ट गुड्स की बात करें हम, हमारी कंट्री से वो गुड्स पहुंचता है दूसरी कंट्री में, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट पैक किया है, पैकेजिंग किया है, अभी उसको हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है, पहुँचाना है किसी और कंट्री में, ओवरसीज़ मार्केट में। अभी ये जो पैकेजिंग हो गया है, उसके ऊपर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है ताकि वाइल ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स आसानी रहे लोगों के लिए, ठीक है। काफ़ी सारे लोग हैं जो गुड्स हैंडल कर रहे हैं, पैकेजेस यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं, उनके लिए आसानी रहे और हमारा गुड्स सेफली पहुँच जाए उसके डेस्टिनेशन पे। इसीलिए मार्किंग किया जाता है, ठीक है। और अभी ये लेबलिंग और मार्किंग दोनों में डिफरेंस है। अभी हम मार्किंग समझते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हम कोई मैन्युफैक्चरर है, वो कॉफ़ी एक्सपोर्ट करने का बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अभी कॉफ़ी को पैक किया जाएगा ग्लास की बॉटल में, एंड अभी उसको हम वैसे के वैसे तो एक्सपोर्ट नहीं कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे हम? वो जो कॉफ़ी है उसे हम कंटेनर में पैक करेंगे, ठीक है। वो कंटेनर कोई भी हो सकता है, जैसे मान लो वुडन बॉक्सेस में पैक किया गया है। नाउ अभी वो जो कंटेनर है उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी, उसे हम कहेंगे मार्किंग, ठीक है। मार्किंग में अभी क्या होगा कि ये जो हमारा कंटेनर है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमने कंटेनर बनाया हुआ है जिसमें हमारा प्रोडक्ट है। अभी इस कंटेनर के ऊपर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी, दैट इज मार्किंग। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है? एक्सपोर्टर की डिटेल होगी, इंपोर्टर की डिटेल होगी, प्रोडक्ट किस तरीके का होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन मार्किंग में दी जाएगी, ठीक है। उसके साथ ही कुछ इमेजेस या सिंबल्स हम कह सकते हैं, वो बनाए हुए होते हैं ताकि वो देख के ईज़िली समझ में आ जाए, जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करें उन्हें समझ में आ जाए कि इस कंटेनर को किस तरीके से मैनेज करना है। उसे हम कहेंगे मार्किंग, ठीक है। ये लेबलिंग से अलग होता है। व्हाट इज़ लेबलिंग? लेबलिंग में हम प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के पैकेजिंग के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन होता है, दैट इज़ लेबलिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस कंटेनर में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स, उसके ऊपर हमें कुछ इंफॉर्मेशन देना है, वो मार्किंग हो गया, ठीक है। चलिए अभी शुरू करते हैं हम। Marking refers to put certain marks on the carton boxes or container packages for proper identification। देखिए क्या है मार्किंग? कुछ हमने इंफॉर्मेशन दी सर्टेन मार्क्स ऑन द कार्टन बॉक्सेस और कंटेनर टू फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, ताकि वो हमारा जो कार्टन है, बहुत सारे एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहे होंगे प्रोडक्ट को, हमारा प्रोडक्ट बराबर से सेफली पहुंच जाए, इजीली आइडेंटिफाई हो जाए, इसके लिए हमें मार्किंग करना है। नाउ द एक्सपोर्टर नीड्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ exporters mark, importers mark, port of shipment and destination, gross and net weight, handling instructions such as fragile goods, handle with care, this side up, date of shipment and so on, ठीक है। ये सारी ही तरीक़ों की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ मार्किंग ऑफ एक्सपोर्ट गुड, क्यों ज़रूरी है मार्किंग करना? व्हेन द एक्सपोर्टर शिप्स अ कंटेनर लोड और मोर, सिंपल आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर कार्गो शुड बी इनफ। बहुत ज़्यादा बल्क में अगर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सिंपल आइडेंटिफिकेशन दोगे चलेगा। इफ़ द एक्सपोर्टर इज शिपिंग स्मॉलर क्वांटिटी, 1 or few cartons,
द एक्सपोर्टर मस्ट प्रोवाइड डिटेल आइडेंटिफिकेशन। मान लो एक्सपोर्टर बहुत बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है, छोटे लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, 1 और फ्यू कार्टन्स ही है उसके, तो फिर डिटेल इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। नाउ द कार्टन्स मस्ट बी मार्क्ड विथ वाटर प्रूफ मार्कर्स। कैसी मार्कर्स से इंफॉर्मेशन देना है? वाटर प्रूफ, ठीक है, एंड विद बिग एंड बोल्ड लेटर्स दैट कैन बी रीड इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। दूर से भी हम देख सके, पढ़ सके, वैसे हमें बोल्ड लेटर्स में इंफॉर्मेशन देना है। अभी द फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स ऑफ गुड मार्किंग ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। क्या क्या चीज़ें होंगी जब भी हम मार्किंग करेंगे? सबसे पहला आता है कंसाइनी डिटेल्स। कंसाइनी डिटेल्स, कंसाइनी यानी क्या? जिसको हम गुड्स भेज रहे हैं, ठीक है, जिसको गुड्स सेल किया हुआ है वो हो जाएगा कंसाइनी। उसकी डिटेल देनी है। द कंसाइनीज नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड द ऑर्डर मस्ट बी मेंशन ऑन द कार्टन। नाउ दिस विल फैसिलिटेट प्रॉपर डिलीवरी ऑफ कार्टन्स बाय शिपिंग कंपनी टू द राइट कंसाइनी। ठीक है, कंसाइनी की डिटेल्स देनी है, प्लस कार्टन्स को प्रॉपरली नंबरिंग भी करना है, ठीक है, ताकि कोई भी एक बॉक्स या कंटेनर मिस ना हो जाए। नेक्स्ट आता है एक्सपोर्टर्स डिटेल। जिसने एक्सपोर्ट किया है उसकी डिटेल देनी है सारी, ठीक है, उसका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है गुड्स के साथ तो फिर एक्सपोर्टर को तुरंत कांटेक्ट किया जा सके। सो द कार्टन्स मस्ट बी मार्क विद द नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। इफ एनी प्रॉब्लम अराइजेज ड्यूरिंग ट्रांजिट द एक्सपोर्टर कैन बी ईजीली नोटिफाइड ऑफ द सेम। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है ड्यूरिंग ट्रांजिट कि प्रोडक्ट डैमेज हो गया है या चोरी हो गया है या एनीथिंग, कुछ भी नेचुरल कैलेमिटी हो गई, कुछ भी इश्यू हो गया तो फिर एक्सपोर्टर को तुरंत कांटेक्ट करना होगा। इसके लिए एक्सपोर्टर की डिटेल्स होना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ कंट्री ऑफ ओरिजिन। कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी कि गुड्स कहाँ पे ओरिजिनली मैन्युफैक्चर हुआ है वो भी मेंशन करना होगा इन द मार्किंग। ठीक है, अभी ज़रूरी नहीं है कि मान लो ए कंट्री से बी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो प्रोडक्ट ए कंट्री में बना हो, ए कंट्री में ही बना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई थर्ड कंट्री सी कंट्री में बना होगा और ए कंट्री में उसे इंपोर्ट करके फिर वापस से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वैसे भी सिचुएशन हो सकती है। सो कंट्री ऑफ ओरिजिन मेंशन करना ज़रूरी है। अभी ये क्यों ज़रूरी है कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखना? क्योंकि काफ़ी सारे कंट्रीज़ ऐसी होती है कि जो कंट्री ऑफ ओरिजिन, इंपोर्टिंग कंट्रीज़ ऐसी होती है जो कंट्री ऑफ ओरिजिन देखने के बाद कुछ तरीके के बेनिफिट्स देती है। ठीक है, सो इसीलिए कंट्री ऑफ ओरिजिन मेंशन करना ज़रूरी है। नाउ द एक्सपोर्टर्स नेम एंड एड्रेस नीड नॉट बी द कंट्री ऑफ ओरिजिन। The exporter may have imported the goods and then re-exported. Therefore, there is a need to mention the country of origin. Some countries give special tariff concessions if the goods are originated from certain countries. देखिए, concessions दिए जाते हैं, special tariff concession. मान लो कि एग्जाम्पल है कि चलो हम यूरोपियन यूनियन में हम एक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी उन्होंने बोला है कि या ABC कंट्री है, वहाँ से अगर गुड्स बना है, कंट्री ऑफ ओरिजिन वहाँ का है, तो फिर हम टैरिफ कंसेशन देंगे, यानी कि टैक्स बेनिफिट दिए जाएंगे काफ़ी सारे। सो फिर वो मेंशन करना ज़रूरी होगा ना। हम अगर वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन में तो हम मेंशन करेंगे कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, ABC। सो हमें वहाँ पे कंसेशन मिल जाएगा। सो ये बात हो गई कंट्री ऑफ ओरिजिन की। नाउ नेक्स्ट वन इज कंटेंट। कंटेंट यानी कि तुम कंटेनर में कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, उसे हम कंटेंट कहेंगे। सो अभी काफ़ी केसेस में ऐसा होगा कि कोई एक्सपोर्टर इंपोर्टर मेंशन नहीं करना चाहेंगे कंटेंट के बारे में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कॉस्टली होती है। सो वहाँ पे उनको डर लगता है कि वो प्रोडक्ट चोरी हो जाएगा, सो फिर वो कंटेंट नहीं बताना चाहते। नाउ द एक्सपोर्टर मे मार्क द कार्टन विद द कंटेंट्स इनसाइड।
However, if the product is expensive or high in demand, one may not indicate the contents for the fear of theft. Whether to mark the carton with contents, the exporter and importer may decide about the same. ठीक है, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर मिलकर डिसाइड करेंगे कि कंटेनर पे डिटेल देना है या नहीं देना है प्रोडक्ट का. Now at times shipping company or the customs may insist on the same. लेकिन अगर शिपिंग कंपनी या कस्टम अथॉरिटी बोलती है कि आपको कंटेंट लिखना होगा तो फिर लिखना होगा. नाउ नेक्स्ट इज मार्किंग इन इंग्लिश लैंग्वेज. द एक्सपोर्टर नीड्स टू मार्क इन द कार्टन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज अनलेस स्पेसिफाइड बाय द इम्पोर्टर. जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में ही मार्किंग किया जाएगा, ठीक है, कंटेनर पे. लेकिन अगर इम्पोर्टर स्पेसिफाई करता है कि भाई हमारी कंट्री की ये लैंग्वेज है, सो उसमें आप मार्किंग करिए, तो फिर उस लैंग्वेज में मार्किंग किया जाएगा. ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन की बात करें हम, सो वहाँ पे वहाँ की कंट्रीज़ में अगर एक्सपोर्ट करना हम चाहें और वो लोग ऐसा स्पेसिफाई करते हैं कि भाई आप जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश वगैरह में आप करो मार्किंग, तो फिर करना होगा. नाउ the customer may indicate that the carton be marked by the local language of the importer. In that case there is a need for proper translation. ठीक है, importer बोलता है कि हमारी कंट्री की लैंग्वेज में लिखो, मार्किंग करो, सो फिर करना ज़रूरी होगा. Now next one is symbols and phrases. अभी कुछ सिम्बल्स या फ्रेजेस भी यूज़ किए जाएंगे ऑन द कंटेनर. ठीक है, अभी कुछ लिखा हो वो हम पढ़े और कुछ इमेज हो, सो वो इमेज के ऊपर से या सिंबल्स के ऊपर से हम फटाफट से दूर से देख के ही समझ सकते हैं कि यार ये क्या कहना चाह रहे हैं वो लोग, कि ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिल रही है, हम जल्दी से समझ जाएंगे. सो द एक्सपोर्टर नीड्स टू मार्क द कार्टन्स विद द सिम्बल्स एंड फ्रेजेस फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ड्यूरिंग ट्रांजिट. देखिए, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, तो सबको अलग अलग तरीके से मैनेज करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है. ठीक है, अगर हम कहें फर्नीचर है, सो उसका अलग पैकिंग होगा, उसका अलग से कंटेनर बनेगा. ज्वेलरी है तो अलग से बनेगा, हैंडीक्राफ्ट है तो अलग से बनेगा. ठीक है, कोई ग्लासवेयर है तो अलग से बनेगा एंड उसको अलग तरीके से हैंडल किया जाएगा. सो इसीलिए अलग अलग तरह के सिंबल्स बनाए जाएंगे ऑन कंटेनर. सो रेडीमेड वाटरप्रूफ स्टिकर्स आर अवेलेबल फॉर सिंबल्स एंड फ्रेजेस. ठीक है, इसके जो सिंबल्स के स्टिकर्स हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं, सो एक्सपोर्टर उसे यूज़ कर सकता है लेके. नाउ सम ऑफ द एग्जाम्पल्स इंक्लूड सिंबल्स ऑफ 2 एरोज अपवर्ड्स. देखिए, 2 एरोज अपवर्ड्स इंडिकेट्स दिस साइड अप. ठीक है, बॉक्स को कहाँ से ओपन करना है पता चलेगा. अम्ब्रेला प्रोटेक्शन इंडिकेट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर. ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर. ठीक है, पानी नहीं लगना चाहिए कंटेनर को. एंड ग्लास इंडिकेट्स फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर एंड सो ऑन. जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था कि हम कॉफ़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो फिर उसको वो तो कांच के कंटेनर में पैक किया होगा. ठीक है, और फिर उसको हमने ऊपर से मेन कंटेनर में डाला हुआ है, सो वहाँ पे हमें लिखना होगा फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर, ताकि वो अंदर फूट ना जाए वो बॉटल्स. ठीक है, सो ऐसे सारे हमें सिंबल्स लगाने पड़ते हैं कंटेनर के ऊपर. और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे प्रोटेक्ट फ्रॉम सन का होता है. ठीक है, वैसे अलग अलग तरह के हो सकते हैं. ये जो फ्रेजाइल गुड्स का बोला है. ठीक है, सो अभी ये बात हो गई हमारी सिंबल्स एंड फ्रेजेस. नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द कार्टन्स. नंबर ऑफ कार्टन्स, अभी एक से ज़्यादा कार्टन्स में हमने गुड्स को पैक किया होगा एंड उसको हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं. ठीक है, सो अभी उसको सही नंबरिंग करना ज़रूरी होगा. अभी हमने 10 हमारे एग्जाम्पल है 10 कार्टन है, तो अभी हम क्या करेंगे, सब पे लिख देंगे 1 of 10, 2 of 10, 3 of 10, ताकि
जब भी वो इम्पोर्टर के पास पहुँचे तो उसे बराबर से समझ में आए कि मेरे पास सही सही बॉक्सेस कंटेनर्स पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे, इसलिए नंबरिंग करना ज़रूरी है. Now there is a need to identify the number of the cartons that exporter is shipping on each carton. For example, if the exporter is shipping 5 cartons, the number would be 1 of 5, 2 of 5, 3 of 5, 4 of 5 and 5 of 5. Now this type of numbering will ensure that all the 5 cartons will arrive together at the port of destination. कोई भी एक या दो या कार्टन मिसिंग है तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा मिसिंग है, अच्छे से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, इसीलिए नंबरिंग करना ज़रूरी है. नाउ नेक्स्ट इज मार्क ऑन ऑल साइड्स. अब ये जो तुम मार्किंग कर रहे हो वो किसी एक साइड पे सिर्फ नहीं करना है, मार्क ऑन ऑल साइड्स यानी कि टॉप पे करना होगा और 4 साइड्स पे करना होगा. So if possible, cartons may be marked on 5 visible sides, that is 4 sides and at the top. However, marking must be there at least on 2 visible sides. At least 2 साइड पे तो होना ही चाहिए और बाकी 4 साइड्स एंड टॉप पे कर सकते हैं. दिस विल इनेबल क्विकर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कार्टन. ठीक है, इंफॉर्मेशन जो ट्रांसपोर्टेशन में जो इंसान काम कर रहे हैं उन्हें टाइम नहीं लगेगा इंफॉर्मेशन ढूंढने में. सब जगहों पे तुमने मार्किंग किया है तो फटाफट से वो ढूंढ सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज वेट एंड मेजरमेंट. ये भी इंफॉर्मेशन देनी होगी ऑन कंटेनर. द एक्सपोर्टर मस्ट मेक श्योर दैट द नेट एंड ग्रॉस वेट एंड डायमेंशन मार्किंग आर ऑन द आउटसाइड ऑफ द कार्टन. ठीक है, वेट एंड मेजरमेंट की डिटेल देनी होगी. प्रेफरेबली द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड इज metric system such as meters, liters, kilograms, etc. ठीक है, मैट्रिक सिस्टम फॉलो करके वेट एंड मेजरमेंट लिखना होगा वाइल मार्किंग द कंटेनर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी यहाँ पे हमने मार्किंग का टॉपिक ख़त्म कर लिया है इस सेशन में. नाउ अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे प्राइसिंग के बारे में. अभी तक हमने प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली. ठीक है, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, मार्किंग वगैरह. अभी हम प्राइसिंग की बात करेंगे नेक्स्ट सेशन से. सो मिलते हैं वहाँ पे. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना. थैंक यू सो मच.